जब हम फ्रेशर्स या बिगिनर्स के बारे में बात करें, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि बाकी के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन्हें समझने में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या और कोई भी लैंग्वेज पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पॉइंटर्स। अब बहुत सारे बिगिनर्स और फ्रेशर्स को लगता है कि पॉइंटर्स एक बहुत ही टफ टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंटर्स एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसीलिए ग्रेट लर्निंग ने सोचा कि क्यों ना पॉइंटर्स इन सी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और ये वीडियो आपके लिए पूरे हिंदी में है, तो आपको बहुत ज्यादा आसान होगा पॉइंटर्स को समझने में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पॉइंटर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, और ये सब कम्प्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं, तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि पॉइंटर्स होता क्या है और इसका यूज क्या है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर्स यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, और हम लोग ये सीखेंगे कि पर्टिकुलरली पॉइंटर्स करता क्या है और इसका ज्यादातर यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर्स का साइज क्या है। अब जैसे कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, उन डेटा टाइप्स का साइज हमें पता है, लेकिन पॉइंटर्स का साइज क्या है वो हम थर्ड टॉपिक में देखेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग दो वैल्यूज को स्वैप करना सीखेंगे। अब ये दो वैल्यूज स्वैप करने में पॉइंटर्स का क्या यूज, वो चीज हम लोग फोर्थ टॉपिक पे समझेंगे। फिफ्थ टॉपिक पे हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शंस के साथ पॉइंटर्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं और फंक्शंस के साथ पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कितने सारे पॉइंटर्स अवेलेबल हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उन डिफरेंट पॉइंटर्स का क्या मतलब है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको हम लोग डबल पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है और इसका क्या यूज है, ये हम लोग सेवेंथ टॉपिक पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एरे और स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर्स कैसे काम करता है। जैसे हम फंक्शंस के साथ देखेंगे, वैसे ही हम लोग एरे और स्ट्रिंग के साथ ये समझेंगे कि पॉइंटर्स इन दोनों चीजों के साथ कैसे कंबाइन होता है और कैसे काम करता है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग एक एक प्रोग्राम लिखेंगे, और हम लोग प्रोग्राम के लिए यूज करेंगे डेव सी प्लस प्लस आईडी, और हम लोग ये समझेंगे कि प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं और एरे, स्ट्रिंग या फंक्शंस के साथ पॉइंटर कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक ये समझेंगे कि एडवांटेज क्या है पॉइंटर्स यूज करने का। जब हम लोग ये सारी चीजें समझ जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि पॉइंटर्स कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से और ये देखते हैं कि पॉइंटर्स आखिर होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि पॉइंटर्स आखिर होता क्या है। पॉइंटर पॉइंट्स टू ए मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या होता है? तो अगर आपने ऐसे कोई वेरिएबल लिखा है और उसको एक वैल्यू दिया है 10, तो उसका एक मेमोरी लोकेशन बन जाता है। मेमोरी लोकेशन एक तरीके का डब्बा होता है जिसके अंदर आप जो वैल्यू सेव कर रहे हो वो वैल्यू लिखी होती है। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम क्या है? ए। ठीक है, तो पॉइंटर पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन, मतलब पॉइंटर पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन को। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी के अंदर कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है? 10।
तो पॉइंटर हमें मदद करता है इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस मतलब कि हमें अगर ये वैल्यू चाहिए तो हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे। इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इट इज अ वेरिएबल। अब मान लीजिए कि हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं ptr, ठीक है। आप समझ लो कि एक पॉइंटर है, ठीक है, दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो मेरे पास ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है a। अब इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। एड्रेस मीनिंग कि अब जैसे आप भी घर पे रहते हो, राइट। तो आपको अगर किसी को इनवाइट करना है तो आप अपना एड्रेस उन्हें प्रोवाइड करोगे, तभी वो एड्रेस को पढ़ के आपके लोकेशंस पे आ जाएगा, राइट। तो वैसे ही इस मेमोरी लोकेशन का भी कोई एड्रेस होता है। अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 2496, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लिखा है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को। इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है 2496, तो पॉइंटर उस एड्रेस को स्टोर कर लेता है। अब आप ये सोच रहे होगी कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों यहाँ पे इसको स्टोर कर रहा है, राइट। तो ये क्यों स्टोर कर रहा है और इसका यूज क्या है ये हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज पॉइंटर्स पे। अभी आप बस इतना जान लो कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है। अब पॉइंटर्स को लिखते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। तो पॉइंटर्स को लिखने के लिए हम डेटा टाइप पहले लिखते हैं, उसके बाद एक स्टार का सिंबल देते हैं। अब ये स्टार होता क्या है, ये स्टार होता है पॉइंटर डिनोट करने का एक ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस्क। अब ये करता क्या है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, बट अभी आप बस ये जानो कि एस्टेरिक्स यूज होता है पॉइंटर डिनोट करने के लिए। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफायर लिखते हैं जो कि पॉइंटर का एक नॉर्मल सा नाम होता है। ये आइडेंटिफायर आप कुछ भी दे सकते हो। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि डेटा टाइप हम लोग लिख दिए इंट, उसके बाद एक स्टार दे दिए, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम ले लिए ptr। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल ptr। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि है इंट, और ये स्टार आप वेरिएबल के बगल में दे सकते हो। तो ये दोनों ही इफिशिएंट है पॉइंटर डिनोट करने के लिए। ये हो गया पहला वे और ये हो गया दूसरा वे, ठीक है। आपके लिए एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल यूज किया है और यहाँ पे मैंने ptr वेरिएबल यूज किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि पॉइंटर को डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ कैसे यूज करें। तो हम लोग ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स को पॉइंटर के साथ कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग पॉइंटर यूज कर रहे हैं वेरिएबल के जैसा, मतलब कि हमें अगर कोई भी पॉइंटर बनाना है तो हमें पहले एक डेटा टाइप लिखना ही पड़ेगा, राइट, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो अब अगर हम लोग इस इंट को फ्लोट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, राइट, ये समझते हैं। तो यहां पे लिखा है इंट स्टार पॉइंटर। ये पॉइंटर एक वेरिएबल है। पॉइंटर पॉइंट्स टू एन इंटीजर, मतलब कि ये जो पॉइंटर है ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को पॉइंट करेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां पे देखो डबल लिखा है और डबल पे लिखा है स्टार ptr2, मतलब कि ये जो ptr2 पॉइंटर है ये सिर्फ डबल वैल्यूज पे पॉइंट करेगा। वैसे ही फ्लोट और वैसे ही कैरेक्टर। नाम आप कुछ भी दे सकते हो आइडेंटिफायर का, लेकिन आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मतलब कि पॉइंटर जो भी एड्रेस स्टोर करेगा अपने लोकेशन पे वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकता है, या फिर फ्लोट या डबल या कैर, डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो। अब आते हैं कुछ अलग से एग्जांपल्स पे। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे लिखा है इंट स्टार ptr1 पॉइंटर। तो ptr1 तो एक पॉइंटर है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा है, लेकिन क्या अब ये वाला पॉइंटर भी पॉइंटर है? आई मीन ये पॉइंटर वेरिएबल भी एक पॉइंटर है? नहीं, जहां पे स्टार लगा है या फिर जहां पे एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगा है वो ही सिर्फ पॉइंटर है। मतलब कि ptr1 is a pointer to type integer and this pointer variable is a normal integer variable. It is just a normal integer variable. Okay? वैसे ही अगर आप नीचे देखोगे एक और एग्जांपल है
फ्लोट स्टार पीटीआर कॉमा वेरिएबल। अब ये जो पीटीआर है ये पॉइंट करेगा फ्लोट डेटा टाइप्स पे, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये कोई पॉइंटर नहीं है, ये एक नॉर्मल सा फ्लोट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज स्टोर करेगा फ्लोट डेटा टाइप्स के। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर कैसे डिनोट करते हैं और पॉइंटर्स को डिनोट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, यहाँ पे दो और ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। एक तो हो गया आपका एस्टेरिस्क जो मैंने आपको बताया स्टार, और एक होता है एड्रेस ऑपरेटर जो होता है एम्परसेंड। अब ये एम्परसेंड क्या होता है ये हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि एस्टेरिस्क का क्या यूज है। ये हम लोग सिर्फ पॉइंटर डिनोट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, इसका कोई मीनिंग भी है, राइट। अब हम लोग ये देखेंगे, एड्रेस ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। अब अगर आपका एक मेमोरी लोकेशन है और उसका कोई एड्रेस है, तो एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, ये रिटर्न करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। मतलब अगर आपको किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहिए तो आप एंड सिंबल यूज करोगे। वैसे ही पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न्स द वैल्यू व्हिच इज इनसाइड स्पेसिफाइड एड्रेस। मतलब कि इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है ये निकालने के लिए स्टार यूज होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। एड्रेस ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें चाहिए तो हम एंड का यूज करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न्स द वैल्यू व्हिच इज इनसाइड स्पेसिफाइड एड्रेस। मतलब अगर हमें उस पर्टिकुलर एड्रेस का वैल्यू चाहिए तो हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो अब चलते हैं और ये देखते हैं कि ये पॉइंटर्स जो अभी हमने सीखा कि इसको लिखना कैसे है और ये एड्रेस और मेमोरी लोकेशन का क्या प्रॉब्लम है, इसको यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि पॉइंटर्स काम कैसे करता है। अब पॉइंटर्स को यूज करने के लिए एक नॉर्मल सा प्रोग्राम हम समझेंगे पहले, उसके बाद यही सेम प्रोग्राम को हम लोग डेव C++ IDE में यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंसर्ट करना होता है और एक मेन मेथड लिखना होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट i इक्वल टू 200। अब ये जो i वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है इंटीजर और वैल्यू है 200। तो एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा जिसके अंदर 200 का वैल्यू है और उस वेरिएबल का नाम है i। अब उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो हमने लिया है 7058। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये रैंडम होता है, तो हम लोग नहीं जान सकते कि उस एड्रेस का क्या नंबर होगा, इसीलिए हम लोगों ने बस इसे ले लिया है 7058। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम में क्या लिख रहे हैं। हम लोग एक पॉइंटर डिनोट कर रहे हैं, पॉइंटर का नाम है पॉइंटर। ठीक है, ये एक वेरिएबल हमने लिया है पॉइंटर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ये एक पॉइंटर है। यहाँ पे स्टार है इसीलिए एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर का भी एक मेमोरी लोकेशन बनेगा, उसके बाद उसका भी एक एड्रेस होगा क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। जैसे इसका 7058 है, वैसे इस पॉइंटर का एक एड्रेस है जो कि है 4586। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने लिखा है पॉइंटर इक्वल टू एंड आई। अगर आपको याद होगा एंड का मतलब हमने ये समझा था कि वो किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फेच करने पे यूज होता है। तो एंड आई का मतलब है कि आई का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करेगा। तो आई का एड्रेस है 7058, तो वो हम पॉइंटर के अंदर डाल देंगे। पॉइंटर तो किसी भी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। तो ये आई वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही समझा है कि एंड एक एड्रेस को फेच करता है। अब हमने लिखा है प्रिंट एफ, मतलब हम प्रिंट करने जा रहे हैं। क्या प्रिंट करने जा रहे हैं, हम आई को प्रिंट करने जा रहे हैं। अगर हम आई को प्रिंट करने जा रहे हैं और यहां पे हमने लिखा है डी मतलब कि डिजिट, तो आई के अंदर क्या वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। आई के अंदर क्या वैल्यू है 200, तो यहां पे प्रिंट होगा 200, राइट। नेक्स्ट हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं कि पॉइंटर के अंदर क्या है। यहां पे हमने कहीं भी स्टार या एंड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम लोग उसी लोकेशन के वैल्यू को फेच कर रहे हैं। तो पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू है 7058, राइट।
ये नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं, ये नॉर्मल प्रिंटफ स्टेटमेंट है, बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कौन सा वैल्यू है। अब आते हैं थर्ड प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, जो कि है एंड आई। अब एंड आई का मतलब क्या है कि आई का एड्रेस क्या है? आई का एड्रेस है 7058। एंड परसेंट एड्रेस डिनोट करता है, तो एंड आई हमें 7058 देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड पॉइंटर। एंड पॉइंटर का मतलब हो गया कि उसका एड्रेस क्या है, मतलब पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या है? पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है 4586, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रिंटफ स्टेटमेंट पे। यहां लिखा है स्टार पॉइंटर। अब अगर आपको याद होगा, जब हम लोग दो ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्टार का मतलब होता है कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको फेच करना। 7058 पे क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। पॉइंटर जो एड्रेस को फेच कर रहा है, जो एड्रेस को स्टोर किया है पॉइंटर ने, उस पर्टिकुलर एड्रेस का जो वैल्यू है वो यहां पे लिखा जाएगा। स्टार उसी के लिए यूज होता है, राइट। तो स्टार हम लोग किस लिए यूज करते हैं? पॉइंटर जिस भी एड्रेस को स्टोर कर रहा है उसका वैल्यू को फेच करने के लिए, इसीलिए यहां पे आएगा 200। तो ये एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइंटर समझने के लिए, कि आप जब स्टार पॉइंटर यूज करते हो तो पॉइंटर जो भी एड्रेस स्टोर कर रहा है उसका वैल्यू फेच हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टार एंड आई। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर दिया है एंड आई। एंड आई का मतलब है 7058। 7058 हो गया आपका यहां पे। अब पॉइंटर यहां पे दिया हुआ है, मतलब एस्टेरिस्क दिया हुआ है, मतलब उसका वैल्यू को फेच करना है। तो हम लोग यहां पे 200 लिखेंगे, क्योंकि 7058 एड्रेस के अंदर क्या है? 200 है, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर्स क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, जो कि है एस्टेरिस्क और एम्परसेंड, राइट। अब आते हैं हम लोग डेव सी प्लस प्लस पे और ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे। तो डेव सी प्लस प्लस में सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है और एक न्यू फाइल बनाना है। तो सबसे पहले एक सोर्स फाइल बनाया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो फाइल पे जाके सेव एज कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा, लेट्स से यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं ptr.cpp से, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखने से। हमने पहले यहाँ पे studio.h लिखा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट मेन लेंगे, मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया था एक वेरिएबल आई और यहाँ पे 200 का वैल्यू दिया था। उसके बाद हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे। तो सिंटैक्स आपको पता है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बना दिया। उसके बाद हम लोग इस पॉइंटर को, जो डिफरेंट वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको हमें स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंड आई। तो आई का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको डबल कोट देना है, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल, फिर डी, मतलब कि हम एक डिजिट को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद स्लैश एन देंगे ताकि सारे आउटपुट्स लाइन बाय लाइन आ जाए, और फिर यहाँ पे कॉमा देके हम लोग सबसे पहले आई को देखेंगे कि आई का वैल्यू क्या आ रहा है। अब ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। सो अब हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा है कि प्रिंट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। दैट मीन्स प्रिंट पे कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना भूल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्रिंट एफ और इसको फिर से कंपाइल एंड रन करेंगे, और आपका आउटपुट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 200 आ रहा है, जो कि आई का स्टोर्ड वैल्यू था, राइट, जो हमने स्लाइड्स पे समझा था। तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। अब हम प्रिंट करते हैं पर्टिकुलरली पॉइंटर को, और देखते हैं कि पॉइंटर क्या
वैल्यू देता है। यहाँ पे हमने लिखा है /n और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंटर, तब हमें ये बताएगा कि पॉइंटर के अंदर कौन सा वैल्यू है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोई रैंडम सा नंबर है जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है 6422168। आपको समझ में आ गया होगा कि ये नथिंग बट एड्रेस है। ये एक एड्रेस है जो कि रैंडमली C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद से दिया है और ये एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे प्रिंट करके कि यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे %d दें और /n, तो अब हमें क्या डिनोट करना है, अब हमें %i देखना है। मतलब कि i का एड्रेस क्या है, तो i का एड्रेस वही होना चाहिए जो पॉइंटर स्टोर कर रहा है, राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है, राइट। जो वैल्यू यहाँ पे है वही सेम वैल्यू यहाँ भी आ रही है, मतलब कि i का एड्रेस स्टोर कर रहा है पॉइंटर वेरिएबल, राइट। अब हम देखते हैं पॉइंटर के साथ सेम चीज अगर करें तो क्या होता है। %d/n, यहाँ पे हम लोग देंगे %pointer, मतलब पॉइंटर का अपना एड्रेस क्या है। अब ये ऑब्वियसली i के एड्रेस से डिफरेंट होगा क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डिफरेंट होता है। तब हम ये देखते हैं कि पॉइंटर का एड्रेस क्या है। पॉइंटर का एड्रेस आप देख सकते हो ये कुछ डिफरेंट आ रहा है 6422168, तो ये पॉइंटर का एड्रेस है और ये 172 वाला i का एड्रेस है। अब दो और प्रिंटफ स्टेटमेंट्स है जो हम लोग देखेंगे, सो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या डिनोट करना है, हमें स्टार लिखना है और स्टार के अंदर हम लोग पॉइंटर देंगे। मतलब कि स्टार लिखा है तो इसका मतलब वैल्यू फेच होगा, एड्रेस नहीं। अब पॉइंटर जो भी एड्रेस स्टोर कर रहा है वो एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है वो यहाँ पे डिनोट होगा। तो आपको आंसर मालूम पड़ गया होगा अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, जो कि है 200, राइट। क्योंकि पॉइंटर स्टोर कर रहा है i का एड्रेस और वो i का एड्रेस स्टोर कर रहा है 200 वैल्यू जो कि i का वैल्यू है, राइट। अब हम लास्ट देखते हैं एक और स्टेटमेंट कि उसमें क्या होगा। सो %d/n और यहां पे हम लोग दे देंगे स्टार एंड i। अब यहां पे जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, एंड i का मतलब है कि i का एड्रेस क्या है। अब जो भी i का एड्रेस आ रहा है, इस स्टार का मतलब है कि उस एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है, राइट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी 200 ही आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 200 ही आ रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर्स कैसे काम करता है और उसका यूज कैसे करते हैं। आपको बेसिकली ये समझना है कि स्टार कहाँ पे लगाएंगे और एंड कहाँ पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उससे पहले आपको एक और चीज बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि printf i हमें एक वैल्यू देगा, राइट। मतलब हमारे मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में भी सिखाया। अब यहाँ पे %d हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक डिजिट ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे वो डिजिट पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब आप एड्रेस का बात करते हो तो एड्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, करेक्ट। एड्रेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जो हमें एड्रेस देगा, जैसे कि पॉइंटर ये एक एड्रेस देगा 7058 और ये हमें एक एड्रेस देगा 7058 और ये हमें एक एड्रेस देगा 4586। तो ये तीनों प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो हमें एड्रेस दे रहा है उसको हम लोग %d नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉजिटिव एड्रेस या पॉजिटिव वैल्यूज देगा। तो आप यहाँ पे %u लिखोगे। क्यों? क्योंकि u का मतलब होता है अनसाइंड और अनसाइंड का मतलब होता है ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स। ओके, नाउ जब हम यहाँ पे ये लिख दिए हैं तो ये सही फॉर्मेट है
और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पॉइंटर में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है साइज ऑफ पॉइंटर्स, और ये समझते हैं कि पॉइंटर का साइज क्या है। तो हमें ये पता है कि डेटा टाइप जितने भी है उनके साइजेस क्या हैं, जैसे कि कैर का साइज है 1 बाइट, शॉर्ट का है 2 बाइट्स, इंट का साइज डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे। अगर आपका कंपाइलर 32 बिट है तो 2 बाइट्स लेगा, अगर आपका कंपाइलर 64 बिट है तो वो 4 बाइट्स लेगा। वैसे ही लॉन्ग का 8 बाइट्स, फ्लोट का 4 बाइट्स और डबल का 8 बाइट्स, ये सारी साइज है डेटा टाइप्स की। अब हम बात करते हैं कि पॉइंटर का साइज क्या होगा, राइट। तो इस टेबल को देखने से पहले आप ये समझिए कि अगर हम 32 बिट कंपेयर की बात करें तो उसमें इंट का साइज हो जाता है 2 बाइट्स। वैसे ही अगर आप 32 बिट पे काम कर रहे हो तो पॉइंटर का साइज हो जाता है 4 बाइट्स। ये आपको रिमेंबर रखना है। अब अगर आप 64 बिट का बात करें तो इंट का साइज हो जाता है 4 बाइट्स। वैसे ही पॉइंटर का साइज भी बढ़ के हो जाता है 8 बाइट्स। अब ये 4 बाइट्स और 8 बाइट्स को हम देखेंगे कहां पे, ये हमें पता कैसे चलेगा कि पॉइंटर के साइज एक्चुअली में 4 बाइट है, और 64 बिट पे जब काम करेंगे तो पॉइंटर के साइज एक्चुअली में 8 बाइट्स है। अब हम उसे देखते हैं कि ये कैसे हम प्रोग्राम्स में देख सकते हैं। ओके, प्रोग्राम में जाने से पहले आप थ्योरेटिकली समझो कि यहाँ पे होगा क्या। अब ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम का, और उसमें एक इंटीजर है, उसमें एक कैरेक्टर है और एक फ्लोट है। इंटीजर का बाइट हो जाता है 2 बाइट्स, राइट। कैर का हो जाता है 1 बाइट, मतलब 1 × 20 आपको दे देगा 20 बाइट्स, और फ्लोट हो जाता है आपको 4 बाइट। तो ये टोटल कितना हो गया 26। मतलब ये जो स्ट्रक्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका पूरा साइज है 26 बाइट्स, राइट। अब आते हैं मेन पे। मेन मेथड पे क्या लिखा है, एक कैर लिखा है तो इसका हो गया 1 बाइट, इंट लिखा है तो इसका हो गया 2 बाइट, और फिर स्ट्रक्ट है जो कि एक पॉइंटर पे ही है। मतलब ये सारे जो वेरिएबल्स है cptr, iptr और sptr, ये सारे एक पॉइंटर हैं। तो स्ट्रक्ट का पॉइंटर कितना हो जाएगा 26, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो पॉइंटर है तो इसका साइज डिफरेंट होना चाहिए, करेक्ट। यस, इसका साइज डिफरेंट होना चाहिए। वो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे और कहां पे चेंज होगा। अब हम पहले ये देखेंगे कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट पे लिखा है साइज ऑफ कैर स्टार इज, मतलब साइज क्या है कैर पॉइंटर का, राइट। और यहां पे लिखा है साइज ऑफ, जो कि एक मेथड है। तो cptr का साइज कितना आएगा वो हम यहाँ पे खोज रहे हैं। वैसे यहाँ पे iptr का साइज कितना आएगा और sptr का साइज कितना आएगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे बोला कि इसका साइज 1 बाइट आना चाहिए, इसका साइज 2 बाइट आना चाहिए, इसका साइज 26 बाइट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बाइट्स बताई। तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए, साइज ऑफ कैर स्टार इज 1, साइज ऑफ इंट स्टार इज 2, साइज ऑफ स्टूडेंट स्टार इज 26। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉइंटर हमेशा 4 बाइट्स देगा। अब ये हमेशा 4 बाइट्स क्यों देगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कैर में भी 4 बाइट्स, इंटीजर में भी 4 बाइट्स, स्टूडेंट स्ट्रक्चर में भी 4 बाइट्स, ये तीनों जगह पे सेम वैल्यू या सेम साइज क्यों दे रहा है, ये हमें सीखना जरूरी है। तो अब हम ये सीखते हैं कि पॉइंटर का जो साइज है वो हमेशा 4 बाइट क्यों होता है 32 बिट पे, और 8 बाइट्स क्यों होता है 64 बिट पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं पहले कि ये ऐसा क्यों है। अब अगर आप ये कैरेक्टर को ले लोगे जिसका नाम है सी, और उसके अंदर एक कैरेक्टर है जीएल, तो ये ऐसे स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन पे। उसका एक एड्रेस बनेगा 64222172, और कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट स्टोर करता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब वैसे ही अगर हम शॉर्ट वेरिएबल को लेंगे तो शॉर्ट वेरिएबल भी 14 स्टोर करेगा, उसका भी एक एड्रेस होगा और उसका साइज हो जाएगा 2 बाइट्स। वैसे ही डबल के लिए 8 बाइट्स, इसका डिफरेंट एड्रेस है। वैसे स्ट्रक्चर जो हमने लिखा था स्टूडेंट का, उसका भी हमने यहाँ पे 26 बाइट्स लिख दिया है और उसका एड्रेस भी डिफरेंट है, राइट।
तो ये हो गया आपका नॉर्मल वेरिएबल्स। हमने यहाँ पे कहीं भी पॉइंटर यूज नहीं किया है, ये सारे नॉर्मल वेरिएबल्स के साइज लिखे हैं और उनका एड्रेस का नाम लिखा है, राइट। सारे लोकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस हैं और सारे के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जैसा कि उनका डेटा टाइप मेंशन्ड है, राइट। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे पॉइंटर यूज करें तो क्या चेंज आता है। अगर आप मान लो कि कैरेक्टर का एक पॉइंटर बनाते हो और आप उसको पॉइंटर पे डिनोट करते हो सी का, मतलब कि सी पे आप पॉइंटर चाह रहे हो, मतलब कि सी का जो एड्रेस है वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा कहां पे, पॉइंटर के मेमोरी लोकेशन पे, राइट। तो सी का जो एड्रेस है 64222172 वो स्टोर हो गया पॉइंटर के लोकेशन पे। अब ये जो पर्टिकुलर स्टोर कर रहा है इसका साइज कितना है, इसका साइज है 4 बाइट। कैरेक्टर का साइज है 1 बाइट, लेकिन पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है 64222172, उसका साइज है 4 बाइट, राइट। तो इसीलिए पॉइंटर जब आप यूज करोगे तो उसका साइज 4 बाइट्स आता है, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम शॉर्ट को लेते तो क्या होता है। शॉर्ट का भी एक पॉइंटर बना दिया मैंने, यहाँ पे एस को ले रहे हैं तो एस का एड्रेस क्या है 64222177। तो ये पर्टिकुलर एड्रेस पॉइंटर पे स्टोर हो गया है। इसका क्या साइज है, इसका भी साइज 4 बाइट है। इसका मतलब कि जो ये पॉइंटर स्टोर कर रहा है उस वैल्यू का साइज है 4 बाइट। तो मतलब पॉइंटर हमेशा 4 बाइट स्टोर करता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करके देखते हैं, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर को पॉइंटर बना के देखते हैं। तो अगर आप यहां पे देखो तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बना दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंटर यूज्ड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर का क्या एड्रेस है 64222190। अब वही यहाँ पे स्टोर हो गया है, आप देख सकते हो पॉइंटर पे जो स्टोर है वो कौन सा एड्रेस है 64222190, जो कि स्ट्रक्चर का एड्रेस है। इसका साइज क्या है 4 बाइट। मतलब कि हमेशा पॉइंटर का जो साइज है वो हमेशा 4 बाइट्स ही रह रहा है जब आप 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो, राइट। जब भी हम 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो हमेशा हमारा पॉइंटर का साइज जो है वो 4 बाइट्स रह रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा जब आप पॉइंटर को यूज करोगे तो हमेशा सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स के पॉइंटर का साइज 4 बाइट आएगा अगर आप 32 बिट का बात कर रहे हो। अगर आप 64 बिट के बात करते हो तो आपका पॉइंटर का साइज 8 बाइट्स आएगा। ये कंफर्म कैसे करें, इसको प्रूफ कैसे करें, तो चलते हैं हम लोग हमारे प्रोग्राम्स पे और डेव C++ पे हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे और ये समझेंगे कि ये पर्टिकुलर साइज जो है पॉइंटर का वो कैसे डिनोट हो रहा है, ये कैसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा है pointers.cpp, आप देख सकते हो ये पर्टिकुलरली वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टूडेंट और यहाँ पे एक रजिस्टर नंबर है, फिर एसनेम है कैरेक्टर टाइप का और एक फ्लोट एवरेज है। उसके बाद मैंने ये तीनों का एक एक पॉइंटर बनाया है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कि साइज क्या है उस पॉइंटर्स का, साइज ऑफ CPTR पॉइंटर है, राइट। IPTR भी एक पॉइंटर है और SPTR भी पॉइंटर है। और यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फोकस करना है कि यहाँ पे आपका कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो। आप यूज कर रहे हो 32 बिट। सपोज अभी मैंने 32 बिट यूज किया है, तो अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबका साइज यहाँ पे 4 आ रहा है, राइट। और मैंने यहाँ पे एक एड्रेस को भी डिनोट करके दिखाया है कि अगर आपको CPTR का एड्रेस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस 4 बाइट पे आ रहा है, राइट। ये एड्रेस 4 बाइट से आ रहा है। अब बिट को चेंज करते हैं, इस कंपाइलर के बिट को हम लोग कर देते हैं 64 बिट, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। हम लोग जब इसको फिर से कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 8 बाइट आ रहा है और इसका मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो भी चेंज हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका पॉइंटर साइज
साइज ऑफ पॉइंटर्स क्या होते हैं और वो कंपाइलर पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमने देख लिया। तो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से ये समझना है या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये समझना है कि पॉइंटर का साइज डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंटर का साइज एड्रेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप 32 बिट यूज कर रहे हो तो 4 बाइट होगा पॉइंटर का साइज, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का हो, और पॉइंटर का साइज 8 बाइट्स हो जाएगा अगर आप 64 बिट कंपेरेटर यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि स्वैपिंग कैसे करते हैं दो वैल्यूज का, और पॉइंटर्स का क्या यूज है स्वैपिंग करने में दो वैल्यूज के। ओके, तो ये दोनों प्रोग्राम्स हम लोग समझेंगे और हम लोग इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसका वैल्यू स्वैप हो रहा है या नहीं। तो दो वैल्यूज को स्वैप करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एक होता है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और एक होता है यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अब हमारे लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल कॉल बाय रेफरेंस में यूज होगा, तो हम पहले ये कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इस प्रोग्राम को सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। मेन मेथड पे लिखा है इंट a इक्वल टू 10, मतलब एक मेमोरी है, राइट, और उस पर एक वैल्यू है 10, उसका नाम है a। वैसे एक और मेमोरी है जिसका नाम है b और उस पर एक वैल्यू है 20, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज a इज इक्वल्स टू %d जो कि ले रहा है a का वैल्यू, और b इक्वल टू %d जो कि ले रहा है b का वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये क्या लिखेगा, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज a विल बी 10 एंड b विल बी 20। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड कॉल यूज कर रहे हैं। अगर आपको मेथड कॉल पता होगा तो ये एक फंक्शन है जो कि कॉल कर रहा है इस फंक्शन को। मेथड और फंक्शन सेम होता है। हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फंक्शन कॉलिंग है, ये यहां से डायरेक्टली फंक्शन पे जंप कर जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन पे क्या हो रहा है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने एक फंक्शन का यूज किया जिसका नाम है स्वैप, और इसके अंदर दो पैरामीटर हैं जो कि इंट डेटा टाइप के हैं। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं या पैरामीटर लिए हैं जो इंट डेटा टाइप के हैं, राइट। तो इन पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो और लोकेशन बन जाएगा, एक x और एक y के नाम से, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहां पे लिखा है मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर इंट टेम्प, मतलब एक टेम्प एक वेरिएबल है जो इन्होंने टेम्पररी वेरिएबल के नाम से लिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल्स पे रखा जा रहा है, तो देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल कहां पे रखा जा रहा है। x का जो वैल्यू है वो टेम्प पे रखा जा रहा है, मतलब x का वैल्यू तो यहाँ कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पे लिखा है स्वैप a कॉमा b, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। a का वैल्यू क्या है 10, b का वैल्यू क्या है 20, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, राइट। अब ये जो 10 है वो x पे जाएगा और ये जो 20 है वो y पे जाएगा, मतलब कि यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो लिखा है x इक्वल टू टेम्प, मतलब कि जो x का वैल्यू है वो चला जाएगा टेम्प में, राइट। अब यहां पे लिखा है y का जो वैल्यू है वो x पे चला जाएगा, मतलब कि ये जो y का वैल्यू है ये यहां पे 20 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या था 20, वो चला गया x पे, तो x हो गया 20। हमारा जो 10 वैल्यू है x का वो लॉस्ट नहीं हुआ है, वो हमने सेव कर लिया है, इसीलिए टेम्पररी वेरिएबल यूज करते हैं। अब आप समझ लो कि आपने यहाँ पे टेम्प का यूज नहीं किया है और यहाँ पे आपने सीधे ये y का जो वैल्यू है वो x में डाल दिया है, तो 10 वैल्यू तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि 10 वैल्यू आपने कहीं भी सेव नहीं किया, राइट। तो इसीलिए ये टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं ताकि आपका जो वैल्यू है x का वो टेम्पररी वेरिएबल में सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेम्प इक्वल टू y, मतलब कि जो टेम्प का जो वैल्यू है 10 वो हम लोग y पे स्टोर कर देंगे, मतलब यहां से ये 10 हो जाएगा, राइट। तो अब x के पास कौन सा वैल्यू है 20 और y के पास है 10। अब यहां पे क्या लिखा है printf आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के अंदर
जो हम लोगों ने वैल्यूज को स्वैप किया है उसके बाद x का वैल्यू क्या है 20 है और y का वैल्यू क्या है 10 है, राइट। तो मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि वैल्यू स्वैप हो गया है। अच्छा, अब ये मेथड का काम तो हो गया, तो इसका मतलब अब ये वापस जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, क्योंकि फंक्शन कॉल होने के बाद एक और स्टेटमेंट है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना बाकी है। अब यहां पे क्या हो रहा है, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज ए इक्वल टू, ना आप समझो कि आपने वैल्यूज जो स्वैप किए हैं वो x और y के किए हैं, आपने a और b के वैल्यूज स्वैप नहीं किए हैं। a और b के वैल्यूज वैसे की वैसे ही है, राइट। a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है। तो यहां पे आप जब प्रिंट करोगे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज a इक्वल टू, तो ये आपको आंसर यही देगा, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, क्योंकि आपने जो स्वैपिंग किया है वो अपने फंक्शन के अंदर किया है। आपने स्वैपिंग किया है x और y का, आपने a और b का नहीं किया है, राइट। a और b के वैल्यू सिर्फ पास हुए थे। तो बेसिकली कॉल बाय वैल्यू का मतलब यही होता है कि आप जो कॉलिंग कर रहे हो वो आप वैल्यूज को कॉल कर रहे हो। आपने यहां जो फंक्शन का कॉलिंग किया है वो आप वैल्यूज को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो वैल्यूज कॉल हुए लेकिन वेरिएबल तो डिफरेंट है ना, तो x और y स्वैप हुआ है, a और b नहीं, राइट। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है कॉल बाय रेफरेंस, बट उससे पहले हम लोग डेव सी प्लस पे जाएंगे और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग एक बार राइट करके देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं एक काम करता हूं, जहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ओके, और डेव सी प्लस प्लस पे इसी प्रोग्राम पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स कॉपी नहीं हुए हैं तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, अब ये प्रोग्राम हो गया है कॉल बाय वैल्यू का। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या ये आउटपुट, आई रिपीट दिस, कि हम क्या क्या आउटपुट ला रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा था बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज। सो बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज आप देख सकते हो यहां लिखा a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, राइट, क्योंकि बिफोर स्वैपिंग यही वैल्यूज था। उसके बाद हम फंक्शंस पे आए थे और फंक्शन पे हमने कुछ स्वैपिंग किया था, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन x और y का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू है 20 और y का वैल्यू है 10। जब फंक्शंस का काम हो गया था वो वापस गया था कॉलिंग पे और वहां पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा था जिसका आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज a इक्वल टू क्या होगा वो हमें पता करना था। यहाँ पे देख सकते हो आप आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, मतलब a और b का वैल्यू एक्चुअली में स्वैप नहीं हुआ है, x और y का वैल्यू स्वैप हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू का। तो अब चलते हैं और ये देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में आखिर क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वही सेम मेन मेथड हमने लिया है और a इक्वल टू 10 मतलब कि कुछ ऐसा मेमोरी लोकेशन बन जाएगा और b के लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसा मेमोरी लोकेशन बन जाएगा, ओके। यहाँ पे 20 आएगा, राइट। उसके बाद प्रिंटफ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज a इक्वल टू b इक्वल टू, तो a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 और b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 20, बिकॉज हमने अभी तक स्वैपिंग नहीं किया है। उसके बाद एक फंक्शन कॉल हो रहा है स्वैप, लेकिन अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है एंड a। एंड का मतलब क्या होता है कि a का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। एंड का मतलब एड्रेस होता है, राइट। तो a का एड्रेस हम कुछ ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग लेते हैं 1462 और b का एड्रेस लेते हैं 1444, ठीक है। अब यहां पे ये क्या स्वैप कर रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट ले जाएगा, a का एड्रेस जो कि है 1462 और b का एड्रेस जो कि है 1444। ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है ये यहां पे आएंगी। अब यहां पे आने के पहले आप देख सकते हो यहां पे लिखा है, यहां पे इंडिकेशन दे देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन के चलते फंक्शन पे जा रहा है। यहां पे लिखा है पॉइंटर एक्स। अब ये पॉइंटर एक्स का मीनिंग क्या है,
पॉइंटर हम लोग कब लगाते हैं? जब हमें उस पर्टिकुलर एड्रेस का वैल्यू फेच करना होता है, राइट? तो यहां पे जो बॉक्स बनेगा उसका नाम तो x होगा, लेकिन यहां पे क्या स्टोर हो रहा है? 1462। और ये वाला वैल्यू जो y है उस पे स्टोर होगा 1444। यहां पे पॉइंटर लगाने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस में कौन सा वैल्यू है? 10 है, तो ये यहां से ऐसे लिंक्ड है। ओके, ये दोनों वेरिएबल्स लिंक्ड है ना। तो बेसिकली यहां पे जो भी आप एड्रेस लिख रहे हो, ये पर्टिकुलर एड्रेस उस वैल्यू को डिनोट कर रहा है जो उस एड्रेस के अंदर है। इस एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है? 10, तो वो यहां पे लिखा गया है। ओके, अब आते हैं टेम्पररी वेरिएबल पे। तो ये एक टेम्पररी वेरिएबल, नॉर्मल सा वेरिएबल, ये कोई पॉइंटर नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक टेम्प खाली बॉक्स है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है टेम्प इक्वल टू पॉइंटर एक्स, मतलब कि एक्स के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो आप टेम्प में डाल दो। तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दी। अब यहाँ पे लिखा है पॉइंटर एक्स इक्वल टू पॉइंटर वाई, मतलब कि वाई एड्रेस जो सेव कर रहा है, वाई जो एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है, उसका जो वैल्यू है वो आप पॉइंटर एक्स पे डाल दो। मतलब कि यहां पे तो ये कट जाएगा और यहां पे 20 आ जाएगा। इसको फिर से समझते हैं। पॉइंटर वाई, पॉइंटर वाई का मतलब है कि जो एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर रहा है उसका जो वैल्यू है, तो उसका वैल्यू है 20, तो ये पॉइंटर वाई हो गया आपका 20। ठीक है, पॉइंटर एस का मीनिंग क्या है? पॉइंटर एस का मीनिंग है कि एक्स के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है? 10। आप उसको 20 को 10 पे डाल दो, मतलब कि 10 कट जाएगा और 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ए के अंदर अब 20 है। नेक्स्ट क्या है? टेम्प के अंदर कौन सा वैल्यू है? 10 है, वो हमें भेजना है पॉइंटर वाई पे। बहुत ऑब्वियस सा है कि ये 20 हट के 10 हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे लिखा है टेम्प के अंदर जो वैल्यू है, टेम्प के अंदर कौन सा वैल्यू है? 10 है, 10 चला जाएगा पॉइंटर वाई पे। पॉइंटर वाई का मतलब है वाई जो एड्रेस स्टोर कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको आप कट कर दो और वहां पे 10 डाल दो। तो ये हो गया आपका स्वैपिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो ए का वैल्यू 20 हो गया और बी का वैल्यू 10 हो गया, राइट? अब यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन। अगर आप वैल्यूज को स्वैप कर रहे हो फंक्शन के अंदर, आप प्रिंट कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे लिखा है पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई, तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा 20 और यहाँ वाई का वैल्यू प्रिंट होगा 10, क्योंकि पॉइंटर एक्स का मीनिंग एक्स के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर कौन सा वैल्यू है, वाई के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर कौन सा वैल्यू है, राइट? अब ये जब फंक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है तो ये वापस से जाएगा कॉलिंग फंक्शन पे, क्योंकि एक और स्टेटमेंट है जो अभी करना बाकी है। printf आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज ए इक्वल टू, आफ्टर स्वैपिंग मतलब फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या वैल्यूज आएंगी? अब आप देख सकते हो कि ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 10 है, जो कि साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे वैल्यूज अपडेट हो रही है, करेक्ट? यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज अपडेट हो रही है, यहाँ पे कॉपीड वैल्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कॉल बाय वैल्यू नहीं किए हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस किए हैं। हमने जो यहाँ पे कॉलिंग किया है फंक्शन का, वो हमने एड्रेस को कॉल किया है, मतलब हम लोग ओरिजिनल वैल्यू के एड्रेस को सीधा सीधा यहाँ पे एक्स पे लाए हैं। तो जो भी चेंजेस हो रही हैं वो ओरिजिनल वैल्यू पे हो रही है, वो एक्स और वाई पे नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स और वाई तो ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस को स्टोर कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का, और इसी से आपको समझ में आएगा कि पॉइंटर्स कितना यूजफुल है। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में कॉपीड वैल्यूज पे स्वैपिंग हो रहा था, डुप्लीकेट वैल्यूज पे स्वैपिंग हो रहा था, लेकिन अगर आप कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे हो तो जो स्वैपिंग है वो आपका ओरिजिनल वैल्यूज पे हो रहा है। कैसे? एड्रेस की मदद से, रेफरेंस की मदद से, पॉइंटर की मदद से, राइट? तो अब यहाँ पे जो पॉइंटर, यहाँ पे जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये हमें प्रिंट करेगा a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। अब इसको सिमिलरली हम लोग डेव C++ पे देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंटर को
हम लोग ले चलते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉल बाय रेफरेंस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और डेव सी प्लस प्लस पे अगेन हम इसे भी पेस्ट कर देंगे, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हो सारे एंड और रेफरेंस यूज हो रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट में क्या आ रहा है। सबसे पहला प्रिंटिंग आ रहा है बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज, उसके वैल्यूज थे a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, जब हम फंक्शन पे आए तो उसका वैल्यू स्वैप हो गया है x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 10। और फिर हम वापस मेन मेथड पे गए तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 10, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यूज भी स्वैप हो गई हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर का मतलब क्या होता है और इसका एड्रेस कैसे यूज करते हैं, एम्परसेंड कैसे यूज करते हैं और इसका एस्टेरिस्क को कैसे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन के साथ पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन का यूज था, लेकिन हम लोग वहां पे पॉइंटर्स का यूज नहीं कर रहे थे, मतलब हम लोग एक फंक्शन को पॉइंटर नहीं बना रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि पॉइंटर टू फंक्शन क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंटैक्स क्या है पॉइंटर लिखने का, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप। सबसे पहले आपको एक रिटर्न टाइप लिखना है, जैसे कि इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया। उसके बाद एक पॉइंटर डिनोट करना है, उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, कि आखिर हम लोग उस फंक्शन को पहचानेंगे कैसे, राइट। तो वो एक पॉइंटर का नाम होगा। उसके बाद आपको जितना भी आर्गुमेंट लिस्ट देना है आप वहां पे दे सकते हो। सो हमने यहाँ पे दो, आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है कि आप बेसिकली पॉइंटर टू फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करोगे। तो कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया गया आर्ग्यूमेंट्स को। यहाँ पे देख सकते हो आप इंट कॉमा इंट, मतलब कि दो डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, दोनों ही इंटीजर हैं, दोनों ही इंटीजर वैल्यूज के आर्ग्यूमेंट्स हैं। दिस पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी फंक्शन which is taking two integer arguments and returns int। रिटर्न करेगा int वैल्यू और ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट को लेगा जो इंटीजर है, ओके। अगर आप तीसरा भी डाल रहे हो, अगर आप थर्ड आर्ग्यूमेंट डाल रहे हो तो ये पॉइंटर सही नहीं है। अगर आप 4 आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हो ये पॉइंटर एप्लीकेबल वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज को डाला हुआ है, राइट। वो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोग्राम पे देखेंगे कि वो क्या है। अभी आप नॉर्मल फंक्शन देख लो कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन हम लोग एक फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे कि ऐड, उसके बाद x और y ये दो हमने पैरामीटर्स ले लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो हमने आर्गुमेंट लिए थे, तो यहाँ पे भी हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं। अब उसके बाद आप अंदर जो भी करना चाहते हो, लाइक जो भी आप यहाँ पे कमांड्स लिखना चाहते हो, आप वो फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। तो एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पॉइंटर टू फंक्शन कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और शुरू से स्टार्ट करते हैं, मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो एक a वेरिएबल है, एक b वेरिएबल है और एक रिजल्ट वेरिएबल है, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, और रिजल्ट पे भी हम एक मेमोरी लोकेशन बना लेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इंट स्टार आईपी इंट कॉमा इंट। अब ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर टू फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक पॉइंटर टू फंक्शन मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो ऑब्वियसली इस पूरे प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज होगा, ठीक है। और उस फंक्शन पे दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे, जो दोनों आर्ग्यूमेंट जाएंगे वो इंटीजर डेटा टाइप के होंगे। ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। जैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो वैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर टू फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब ये देखते हैं कि पॉइंटर टू फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। उसके पहले हमें यूजर से दो वैल्यूज चाहिए होंगी, a और b का। तो मान लीजिए यूजर ने a का वैल्यू 10 दिया है और b का वैल्यू 20 दिया है। स्कैनफ का मतलब यही होता है यूजर से इनपुट लेना। तो यूजर इनपुट देगा a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है IP इक्वल टू एड, मतलब कि जो पॉइंटर आपने बनाया है, जो पॉइंटर आपने यहाँ पे पॉइंटर टू फंक्शन बनाया है, जो आपने नाम दिया है पॉइंटर का, वो किस फंक्शन को रेफर कर रहा है, वो ऐड फंक्शन को रेफर कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने
एक ऐड फंक्शन बनाया हुआ है, राइट। तो ये ऐड फंक्शन को रिफर कर रहा है, मतलब ये जो आईपी पॉइंटर है ये ऐड फंक्शन के लिए है। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, रिजल्ट इक्वल टू स्टार आईपी ए कॉमा बी, मतलब कि जो भी वैल्यू हमने यूजर ने यहां पे दिया था ए और बी को, वो वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन पे पास हो जाएगा। कौन से फंक्शन पे? ऐड फंक्शन पे। कैसे पता चला कि ऐड फंक्शन पे जाएगा? क्योंकि हमने यहां पे स्टार आईपी लिखा है और स्टार आईपी हमेशा ऐड फंक्शन को डिनोट कर रहा है, राइट। तो ये सीधा यहां से फंक्शन पे चले जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 10, बी का वैल्यू हो जाएगा 20। इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी का वैल्यू हो गया 30, राइट। और रिटर्न सी है, रिटर्न सी का मतलब जहां से आप फंक्शन कॉल किए थे आप वापस वहां पर रिटर्न करो, राइट। और रिटर्न कैसे वैल्यू को कर रहे हैं? हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इंट वैल्यू को, क्योंकि आपने यहां पे डिक्लेयर किया है इंट। तो जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। यहां से रिटर्न कौन सा वैल्यू हो रहा है? इंटीजर। 30 कहां पे जाएगा? जहां से आया था। ये फंक्शन कहां से कॉल हो रहा था? ये फंक्शन इस स्टेटमेंट से कॉल हो रहा था, राइट। तो रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा 30, करेक्ट। रिजल्ट का वैल्यू हो गया 30, वैल्यू आफ्टर एडिशन इज 30, क्योंकि रिजल्ट में हमने 30 डाला हुआ है। रिटर्न 0, क्योंकि मेन मेथड इंटीजर है तो वो रिटर्न करेगा, राइट। अब आप यहां पे देख सकते हो कि हमने पॉइंटर के साथ फंक्शन को यूज किया है, मतलब हमने एक फंक्शन को पॉइंटर बनाया है और उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं रिजल्ट पाने के लिए, वो हमने इस प्रोग्राम में देखा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यूज कैसे यूजर पुट कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग पे कैसे जा रहा है पॉइंटर का यूज करके। अब इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा डेव सी प्लस प्लस पे देखेंगे। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे प्रोग्राम को और डेव सी प्लस प्लस में हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पेस्ट कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे वो यूजर से ए और बी का वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 10 और एक और वैल्यू दे देंगे 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू आफ्टर एडिशन इज 30। वो आउटपुट कैसे आ रहा है? क्योंकि हमने पॉइंटर टू फंक्शन कॉन्सेप्ट को यूज किया है, हमने एक फंक्शन को कॉल किया है पॉइंटर की मदद से और फिर हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन पे जो भी टास्क हो रही है उसे एग्जीक्यूट किया है, तब हमें एक आउटपुट आ रहा है कि वैल्यू आफ्टर एडिशन इज 30। तो अब देखते हैं कि पॉइंटर टू फंक्शन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है और हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे कैसे और किस तरीके से पॉइंटर को यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स क्या है, मतलब कि पॉइंटर्स कितने तरीके के होते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, इसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हो एक होता है नल पॉइंटर और एक होता है वॉइड पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है? नल पॉइंटर हमेशा नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी पॉइंटर जो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग नल पॉइंटर बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, प्रिंट कर रहे हो उस पॉइंटर का वैल्यू, तो वो हमेशा नल प्रिंट करेगा क्योंकि उसके अंदर नल है, राइट। नल मतलब एम्प्टी वैल्यू। अगर आप वॉइड पॉइंटर पे आते हो तो वॉइड पॉइंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग जब भी पॉइंटर को लिखते हैं तो हम लोग उसका डेटा टाइप को डिनोट करते हैं, राइट। हम लोग उसके डेटा टाइप को लिखते हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा वॉइड। अब वॉइड का मतलब होता है कि ये जेनरिक है और हम लोग वॉइड पॉइंटर को जेनरिक पॉइंटर भी बोलते हैं। अब ये जेनरिक का मीनिंग क्या है? मतलब कि ये कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप को डिनोट नहीं करता, ये किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को ले सकता है। ये पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को ले सकता है, इसलिए इसका नाम वॉइड है। वॉइड आपको पता होगा नो रिटर्न डेटा टाइप होता है, तो उसी के कारण इसका नाम वॉइड है। अब यहाँ पे देख सकते हो साइज ऑफ पॉइंटर इज लिखा, मतलब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई पॉइंटर में वॉइड डेटा टाइप यूज हो रहा है तो उसका साइज क्या आएगा। इसका साइज नॉर्मल 4 बाइट्स ही आएगा, क्योंकि
वॉइड एक जेनरिक डेटा टाइप है और ये कोई भी डेटा टाइप को यूज कर सकता है, एनी। और हमने आपको बताया कि साइज ऑफ पॉइंटर क्या होता है, 4 बाइट होता है। अगर आप कोई भी डेटा टाइप यूज करोगे तो हमेशा पॉइंटर का साइज 4 बाइट्स होगा 32 बिट पे, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि डेव सी प्लस प्लस पे ये प्रोग्राम कैसे और क्या आउटपुट देता है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर छोटे से प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और डेव सी प्लस प्लस पे जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो एक पॉइंटर बनाया हुआ है जिसमें कि नल वैल्यू दिया हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे डबल कोट्स को चेंज करना पड़ेगा। इसको फिर से रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू इनसाइड वेरिएबल p इज 0। तो ये बता रहा है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो नल है, वो एक 0 है, वो एक एम्प्टी है वैल्यू है। ओके, अब दूसरे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स पे जाते हैं और ये प्रोग्राम पे देखते हैं कि वॉइड पॉइंटर कैसे काम करता है और इसका क्या आउटपुट आता है। इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइज ऑफ पॉइंटर 8 आ रहा है। 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कंपाइलर यहाँ पे 64 बिट लिया हुआ है। अगर मैं 32 बिट का यूज करके कंपाइल करूंगा तो आपको 4 बाइट आएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मेरा जो पॉइंटर है वो कोई भी डेटा टाइप को ले सकता है। इट कैन टेक एनी डेटा टाइप, करेक्ट। आते हैं वापस हम लोग स्लाइड्स पे और नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि बाकी के और कौन से पॉइंटर्स होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वाइल्ड पॉइंटर है, डैंगलिंग पॉइंटर है, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर है, नियर पॉइंटर है, फार पॉइंटर है और ह्यूज पॉइंटर है। ये सब कुछ बहुत ही नए पॉइंटर्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए हुए हैं। अब इन पर्टिकुलर पॉइंटर्स को समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेशर्स के लिए, बट हाँ, जब आप डेवलपमेंट करोगे या फिर किसी कंपनी पे जाके आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करोगे तो आपके इन सारे पॉइंटर्स का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स को डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और ये देखते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको हम लोग डबल पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये डबल पॉइंटर क्या होता है और इस पे एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम लोग ये देखेंगे, समझेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर क्या होता है। अब इसका आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन मेथड से। यहाँ पे हमने लिखा है int इक्वल टू 10, मतलब कि एक मेमोरी लोकेशन बनेगा और उस पे 10 वैल्यू स्टोर्ड है जिसका नाम है a। अब यहाँ पे एक और हमने पॉइंटर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा मेमोरी लोकेशन बनाते हैं, इसका नाम है p, राइट। और ये एक पॉइंटर है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, ये एक डबल पॉइंटर है, मतलब कि एक और मेमोरी लोकेशन बनाना है और इस पे हम लोग pp लिखेंगे जो इसका नाम है। अब बस ये समझो कि ये एक पॉइंटर है और डबल p एक डबल पॉइंटर है। अब ये डबल पॉइंटर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है। उससे पहले आप ये समझ लो कि अगर आपने मेमोरी लोकेशन बनाया है तो ऑब्वियसली आपका एड्रेस भी होगा हर मेमोरी लोकेशन का। तो सपोज कि इसका मेमोरी एड्रेस है 4602, इसका है 4604 और इसका है 4608। ओके, ये हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस की ए का एड्रेस क्या है, पी का एड्रेस क्या है और डबल पी का एड्रेस क्या है। यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू एंड ए, मतलब कि a का जो एड्रेस है वो p पे सेव करना है। a का एड्रेस क्या है 4602, तो यहाँ पे ये एड्रेस सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p एक पॉइंटर है और यहाँ पे हमने एम्परसेंड का साइन यूज किया है, तो हम ये बोल रहे हैं कि आप p पॉइंटर पे a का एड्रेस सेव कर लो। कर दिया है मैंने। अब यहाँ नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है pp इक्वल टू एंड p, मतलब कि p का जो एड्रेस है वो आप डबल p वेरिएबल पे सेव कर दो, क्योंकि डबल p भी एक पॉइंटर है। तो p का क्या एड्रेस है 4604, वो हो जाएगा डबल p का वैल्यू, राइट। अब कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स लिखे हैं, हम ये देखते हैं कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स क्या क्या प्रिंट कर रहा है।
यहां पे भी कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए कॉलन, और यहां पे लिखा है पी। पी क्या स्टोर कर रहा है? 4602, जो कि ए का एड्रेस है, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा 4602। नेक्स्ट यहां पे लिखा है एड्रेस ऑफ पी, और यहां पे लिखा है डबल पी, मतलब डबल पी क्या स्टोर कर रहा है? एड्रेस ऑफ पी, तो यहां पे आ जाएगा 4604, राइट। नेक्स्ट यहां पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? स्टार पी, मतलब एस्टेरिस्क पी, मतलब कि पी जो एड्रेस को सेव कर रहा है उस एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है? उस एड्रेस के अंदर 10 वैल्यू है। अब ये वाला जो फोर्थ प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर, क्योंकि यहां पे प्रिंट हो रहा है डबल पॉइंटर पीपी। अब ये पीपी डबल पॉइंटर का मतलब ये है कि पीपी वेरिएबल जो भी पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर कर रहा है उसमें क्या वैल्यू है, उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू किस पर्टिकुलर एड्रेस का है और वो एड्रेस कौन सा वैल्यू सेव कर रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे डबल स्टार पीपी लिख रहे हैं तो इस पीपी के वैल्यू के अंदर 4604 है। 4604 कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है? 4602। 4602 एड्रेस के, ये हो गया एक स्टार। अब दूसरा स्टार भी बाकी है, तो 4602 एक एड्रेस है। अब ये कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है? ये हमने यहाँ पे दूसरा स्टार का भी यूज कर दिया, तो ये कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है? 10। यहाँ पे आंसर आएगा 10। इसको एक और बार समझते हैं। जब हमने यहाँ पे लिखा था स्टार पी, तो ये एक बार मूव हुआ क्योंकि एक स्टार यूज हो रहा था, और 4602 के अंदर कौन सा वैल्यू है? 10 है, वो प्रिंट हो गया। जब आप डबल स्टार डबल पी का बात कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग एक स्टार का यूज करेंगे, एक पॉइंटर का यूज करेंगे। तो डबल पी के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर कौन सा वैल्यू है? 4602, एक स्टार यूज हो गया। उसके बाद एक और पॉइंटर है, मतलब कि एक और एस्टेरिस्क है, तो 4602 के एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है? 10 है, तो दूसरा वाला पॉइंटर भी यूज हो गया, तो वैल्यू स्टोर हुआ है, वैल्यू प्रिंट होगा 10। ओके, डबल पॉइंटर इसी को बोलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम आईडी पे लिखेंगे तो क्या आउटपुट आता है। यही सेम आउटपुट आना चाहिए, तो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और डेव सी प्लस प्लस में इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने void लिखा हुआ है, इसको मैं इंट कर देता हूँ, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या आता है। अगर आप आउटपुट को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है किसका? ए का। ए का एड्रेस पहले आ रहा है, उसके बाद पी का एड्रेस आ रहा है जो कि डिफरेंट है, और ये थोड़ा हेक्साडेसिमल में है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज एक्स दिया हुआ है, तो ये हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस आ रहे हैं। आपको अगर अनसाइंड में चाहिए तो आप यू लिख दो, वो अनसाइंड में आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू स्टोर्ड एट पी का भी वैल्यू 10 आ रहा है, और वैल्यू स्टोर्ड एट डबल पी का वैल्यू भी 10 आ रहा है, क्योंकि एक में मैंने सिंगल पॉइंटर यूज किया और एक में मैंने डबल पॉइंटर यूज किया है, जिसको हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर भी बुलाते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम आपको समझा दिया कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है या फिर डबल पॉइंटर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर्स को एरे और स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। हमने पहले ये भी देख चुका है कि फंक्शंस के साथ पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, पॉइंटर टू फंक्शन टॉपिक पे। तो अब ये देखते हैं कि पॉइंटर को एरे के साथ कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर को स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। तो पॉइंटर विथ एरे के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या हो रहा है। और सबसे पहले हम लोग मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एरे दिया है 5 साइज का, तो एक मेमोरी बना लेते हैं एरे का जिसका साइज 5 होगा। सो 1 2 3 4 एंड 5। इसके इंडेक्स वैल्यूज होंगे 0 1 2 3 4। ये सब आपको पता होगा कि इंडेक्स वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं, तो 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंटर है जिसका नाम है p। तो हम एक पॉइंटर बनाएंगे, उसका मेमोरी लोकेशन होगा, और यहाँ पे हम लोग p लिख देंगे। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू a, मतलब हम लोग इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो एरे है इसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। लेकिन एक पॉइंटर पूरे एरे को पॉइंट नहीं कर सकता, राइट। एक पॉइंटर
एरे के फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि पॉइंटर हमेशा एरे के फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ, तो हम प्रिंट कर रहे हैं कि प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर, मतलब हम अब पॉइंटर का यूज करके एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप एक बहुत ही बेसिक लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट है जो हम लोग यूज करेंगे एरे के एलिमेंट्स को फेच करने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि i इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन लिखा है i इज लेस देन 5, मतलब 0 इज लेस देन 5। सो 0 इज लेस देन 5 ट्रू हो गया तो वो नीचे आएगा। और यहाँ पे स्टार p लिखा है। स्टार p का मतलब हुआ कि पॉइंटर जिस पर्टिकुलर पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर वैल्यू क्या है। अब ये पर्टिकुलर एरे का एड्रेस होगा, वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट। अब ये जो पॉइंटर है ये सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, मतलब कि ये जो x है ये पहले एलिमेंट का एड्रेस है, तो इसका वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है /n, राइट, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। फिर p++, मतलब अब ये जो पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, यहां पे नहीं, करेक्ट। अब p++ होने के बाद ये लूप फिर से काम करेगा, तो i++ हो गया, मतलब i का वैल्यू 0 से 1 हो गया। 1 इज लेस देन 5, वो भी ट्रू है, नीचे आएगा। पॉइंटर किस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 1 इंडेक्स को, उसका वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद p++, पॉइंटर अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, अब पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहां पे क्या है i++ हो जाएगा i इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 5, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और यहाँ पे स्टार p है, मतलब कि कौन सा वैल्यू है इस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट के अंदर 3, करेक्ट। पॉइंटर मतलब किस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है 3 है, तो ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद अगेन ये प्रोसेस चलते जाएगा। अब इसको पॉइंट करेगा, i बढ़ेगा, यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। फिर ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, इसको पॉइंट करेगा, राइट। अब इसके बाद इसको पॉइंट करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा 5। अब लास्ट में क्या होगा, अब ये पॉइंटर आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो i जो प्लस प्लस होगा वो i हो जाएगा आपका 5, लेकिन 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ये पूरे एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे ही हम लोग एरे के साथ पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग अब डेव C++ में देखेंगे कि इसका आउटपुट ये सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और डेव C++ में हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं। ओके, कोई एरर नहीं है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एरे का जो एलिमेंट है वो बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमने ये जो एरे के एलिमेंट को फेच किया है, हमने डायरेक्टली फेच नहीं किया, हमने पॉइंटर का यूज करके इसको फेच किया है, राइट। अब जल्दी से जाते हैं स्लाइड पे और ये देखते हैं कि पॉइंटर विथ एरे तो हमने समझ लिया, ये समझते हैं कि स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर को कैसे यूज करते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखो एक फिर से प्रोग्राम लिखा हुआ है और मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग एक एरे होता है कैरेक्टर्स का, राइट। स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। ग्रेट लर्निंग एक टेक्स्ट है जो स्ट्रिंग में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही कुछ बॉक्सेस बनेंगी, तो मतलब ऐसा कुछ बॉक्स बनेगा और यहाँ पे एक एक करके वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे सेव होते जाएंगे, राइट। कुछ ऐसा ये दिखेगा, राइट। ओके, नाउ अब यहाँ पे इसने एक पॉइंटर लिया। अब आप देख सकते हो कि पॉइंटर एक कैर है, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप का पॉइंटर है। उसके बाद ये जो लाइन है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जैसे एरे में बताया कि पॉइंटर हमेशा किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा, वो हमेशा किसी भी एरे या स्ट्रिंग के फर्स्ट लोकेशन को डिनोट करेगा या पॉइंट करेगा, करेक्ट। और स्ट्रिंग भी एक एरे होता है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है फर्स्ट कैरेक्टर इज, मतलब पहला कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे देखो स्टार पी है, मतलब कि ये जो एक्स है, ये जो एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है और उस एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है, कैपिटल जी। तो यहाँ पे कैपिटल जी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू p+1, मतलब कि p जो है वो अब पॉइंट करेगा इसको नहीं, ये अब नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज, अब यहाँ पे लिखा है स्टार p, तो स्टार p मतलब कि अभी किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे r आ जाएगा, क्योंकि उस एड्रेस के अंदर कौन सा वेरिएबल या फिर कैरेक्टर प्लेस्ड है, r, तो ये r हो गया। प्रिंटिंग ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, अब हम लोग ऑल द कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हैं। पहले मैंने बस आपको ये दिखाया कि पहला वाला और दूसरा वाला कैरेक्टर कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का, और लाइन बाय लाइन जैसे हमने एरे पे देखा वैसे ही हम इस पे भी सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करेंगे। तो p इक्वल टू str ले लिया मैंने, फिर से यही सेम चीज। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्ट्रिंग का लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 स्पेस 6, स्पेस को भी गिनेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये हो गया आपका 15। तो 0 इज लेस देन 15 ट्रू, यहाँ पे पॉइंटर आएगा, ये आपको प्रिंट कर देगा g, क्योंकि पहला लोकेशन आपको जाना है। अब वहां पे p++ हो रहा है, मतलब ये अब पहले पे डिनोट पॉइंट नहीं कर रहा है, ये दूसरे पे पॉइंट कर रहा है। अब दूसरे पे पॉइंट कर रहा है, i++ हो गया, मतलब 1 इज लेस देन 15, 1 इज लेस देन 15 ट्रू है, r प्रिंट हो जाएगा। अब ये इस पे डिनोट पॉइंट नहीं करेगा, ये इस पे पॉइंट करेगा। उसके बाद ये लाइन बाय लाइन ये सारी चीजें ऐसे वर्क करते जाएंगी, तो ये आपका ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग का प्रोग्राम, और आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करता है। ये सिमिलर है एरे के जैसा भी, क्योंकि स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, राइट। अब चलते हैं और डेव सी प्लस में देखते हैं कि ये प्रोग्राम मेरे को ये सेम आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और डेव सी प्लस प्लस में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। मैं ये आउटपुट को क्लोज कर देता हूँ ताकि आउटपुट क्लैश ना हो, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। जब हम लोग कंपाइलर रन करेंगे, यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, जैसे कि इसका डबल कोट का एरर है, कुछ और भी एरर्स हैं। ओके, इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेट लर्निंग जो लिखा रहा है वो लाइन बाय लाइन लिखा रहा है, इवन स्पेस भी आ रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है, राइट। तो मतलब कि आउटपुट मेरा सेम आ रहा है, सही आ रहा है, और हमने ये जो प्रिंटिंग किया है स्ट्रिंग का या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर्स का, ये हमने पॉइंटर्स का यूज करके किया है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर्स कैसे यूज करते हैं एरे के साथ और स्ट्रिंग के साथ। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पॉइंटर्स का एडवांटेज क्या है, क्योंकि हमने पूरा पॉइंटर्स को समझ लिया है। हमने ये देखा है कि स्टार का यूज कैसे होता है, एंड ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, और पॉइंटर्स एक्चुअली करता क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब ये पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है पॉइंटर्स को यूज करने का। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स की पॉइंटर का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पॉइंटर्स आर यूजफुल फॉर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशंस। जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि पॉइंटर का यूज होता है किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने का, या फिर किसी भी एड्रेस को, किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का। तो ये हमेशा यूजफुल होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस या उसके पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर्स प्रोवाइड एन इफिशिएंट वे फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स फॉर एन एरे स्ट्रक्चर। अब अगर आपके पास कोई एरे का स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटर्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं किसी भी एरे एलिमेंट्स को फेच करने के लिए या उस एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। बहुत ही इजीली और बहुत ही इफिशिएंट वे है पॉइंटर्स का एरे एलिमेंट को एक्सेस करना, जो कि आपने प्रोग्राम्स में भी देखा। पॉइंटर्स आर यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एज वेल एज डी एलोकेशन। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे हमेशा एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैलॉक और कैलॉक मेथड्स के यूज से पॉसिबल है, राइट। अब ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है, इस पे पॉइंटर्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आप पॉइंटर्स यूज करते हो।
क्योंकि जब आप पॉइंटर्स यूज करते हो तो आपको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस यूज नहीं करने पड़ते, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में हमें जब हम कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम लिख रहे थे तो जो डेटा था वो डुप्लीकेट हो रहा था और डुप्लीकेट वैल्यूज पे डेटा चेंज हो रही थी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस पे जब हमने पॉइंटर यूज किया तो उसके एड्रेस को लिया जा रहा था और उस एड्रेस पे ही हम लोग डेटा को चेंज कर रहे थे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसी को बोलते हैं और डी एलोकेशन के लिए भी पॉइंटर्स यूज होता है। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ और ट्री। यह आपको समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंटर्स हमेशा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्राफ्स हो गया, लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट या ट्रीज हो गया, ये सब चीजों पे और ये सब प्रोग्राम्स को लिखने पे पॉइंटर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इन पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक्स पे मेमोरी लोकेशंस और एड्रेस का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए पॉइंटर्स का भी यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। आई होप कि आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी लगने लगा होगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।